दीवान सिंह एक ऐसे पर्यावरणविद हैं जो हर तरह की लाइमलाइट से दूर रहते हुए काम करते रहे हैं और आज सिटी स्पाइडी के मंच पर भी हम उन्हें बहुत मुश्किल से देख पा रहे हैं। दीवान सिंह के योगदान को आप यमुना बचाओ आंदोलन से लेकर अरावली के आसपास छाई हरी भरी हरियाली तक देख सकते हैं। हमेशा अपने काम में डूबे रहने वाले दीवान सिंह जमीनी स्तर पर काम करने वाले एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपनी इस जंग को जरूरत पड़ने पर कानूनी दरवाजों पर दस्तक देने से भी पीछे नहीं हटते हैं और इस मामले में कई कानूनी लड़ाइयां भी उन्होंने लड़ी हैं। तो आइए जानते हैं दीवान सिंह के बारे में। 2004 में जब नेल्सन मंडेला मार्ग के ऊपर कुछ होटल्स बनने लग रहे थे, होटल्स, मॉल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, तो वो रिज एरिया है, रिज फॉरेस्ट एरिया, दिल्ली के लिए बहुत ही वैल्यूएबल एनवायरमेंटल हेरिटेज कहिए इसे। सो इसका बर्बादी देखकर लगा कि वी मस्ट फाइट टू स्टॉप इट। तब एक रिज बचाओ आंदोलन कर कुछ लोगों के साथ मिलकर वसंत कुंज, महिपालपुर, वसंत विहार के लोगों के साथ मिलकर रिज बचाओ आंदोलन का हमने गठन किया और लकीली प्रशांत भूषण ने हमें यहाँ भर दिया, तो उन्होंने केस भी लड़ा। उधर से फील्ड में काफ़ी हम एजिटेशन करते रहे, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन सब कुछ किया। तो उसमें काफ़ी समय तक केस चला, ये लगे रहे। तो अल्टीमेटली वी मैनेज टू सेव 690 एकड़्स ऑफ अरावली रिज फॉरेस्ट। इतना बड़ा एरिया हम बचा पाए, वो आज अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है और वहाँ आप जाएंगे अंदर तो आपको लगेगा नहीं आप दिल्ली में हैं। तो ये सब कई साल की मेहनत थी। उसके बाद फिर तुरंत हमें पता लगा, 2007 की बात है, कि यमुना के ऊपर खेल गांव बनने जा रहा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज 2010 की तैयारी में। अब ये एक चौंकाने वाली खबर थी क्योंकि रिवर बेड जो होता है, फ्लड प्लेन जो होती है, उसकी बहुत ही एनवायरमेंटल वैल्यू, इट्स ए ब्लू गोल्ड। पानी रिचार्ज बहुत करता है वो, और फ्लड प्लेन के नीचे बहुत पानी स्टोर होता है जो कि आप अदरवाइज़ नहीं कर सकते कहीं। ये नेचुरल स्टोरेज हमारे लिए। मानसून में हमारी नदियाँ पानी मानसून में लाती हैं ज़्यादातर, और उसे स्टोर कहाँ करें। तो कुदरत ने एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि फ्लड प्लेन में हो जाता है, और ये फ्लड प्लेन 2-3 किलोमीटर चौड़ी है आमतौर पर। ये हिंदुस्तान की नदियाँ ही हैं, मानसून रिवर्स, जो कि इतनी चौड़ी होती हैं, उनकी फ्लड प्लेन होती है करीब डेप्थ 60 मीटर से और उससे ज़्यादा होती हैं। यमुना की है 60 मीटर दिल्ली के अंदर डेप्थ है फ्लड प्लेन की, जो यंग एल्यूवियम बोलते हैं, इसका जो सॉइल कंपोजिशन है। अब इतना पानी जो रिचार्ज कर ले, जिसकी इतना अच्छा सॉइल कंपोजिशन है, अब उसके ऊपर अगर आप कंस्ट्रक्ट कर देंगे, वहाँ पानी नहीं आएगा, तो आपका वो नेचुरल रिसोर्स वेस्ट हो गया। तो उसकी हमने लड़ाई शुरू करी। तो यमुना सत्याग्रह नाम से एक अभियान शुरू किया, जिसमें राजेंद्र सिंह जल पुरुष हमारे साथ ज्वाइन किया, और काफ़ी वहाँ के किसान जो थे यमुना खादर के, यूथ फॉर जस्टिस एक टीम थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो साथ में आई। IIT दिल्ली, JNU, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट, IIT कानपुर के सब हमारे साथ जुड़े, CGWB के साइंटिस्ट जुड़े। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम तेजेंद्र खन्ना थे, उनके साथ काफ़ी मीटिंग्स हुई। एक कमेटी भी गठित की उन्होंने। ये सब देखते हुए कुछ इसमें मैंने और प्रोफेसर विक्रम सोनी ने कुछ रिसर्च पेपर्स भी लिखे जो कि करंट साइंस में पब्लिश हुए। तो उन सबको देखकर काफ़ी एविडेंस था इसके सपोर्ट में कि भी यमुना फ्लड प्लेन्स को कंक्रीटाइज नहीं करना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक मॉरेटोरियम डिक्लेयर किया कि अब इस पर अब कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि नदी के लिए एक बहुत बड़ा बचाव हो गया। आज वो नदी के दोनों तरफ पार्ट आपको दिखेंगे, वो वाटर रिचार्ज और बायोडायवर्सिटी के लिए कंजर्व्ड हैं। इसका लीगल स्टेटस है। में ना मैंने द्वारका में काम शुरू किया था कि लोकल कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करके देखे कि क्यों नहीं कम्युनिटी, बाकी जितने हमने आंदोलन के, बहुत ज़्यादा सफिशेंटली नहीं आ पाई। ये समझने के लिए लोकल कम्युनिटी में काम शुरू किया, क्योंकि यमुना दूर पड़ती थी तो कम्युनिटी नहीं आ पाती थी। इस तरह रिज बचाओ आंदोलन वो भी बीच में कहीं जंगल में पड़ता था, तो कम्युनिटी नहीं आती थी। तो बिल्कुल कम्युनिटी के पास वाटर बॉडी है, तो उसकी हमने शुरुआत की। तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसमें ये समझ में आया कि कम्युनिटी काम कब कैसे करती है, उसके कुछ परिस्थितियाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो मीट करती हैं तो कम्युनिटी काम करेगी, आएगी। अगर वे नहीं मीट करती तो कम्युनिटी नहीं कर पाएगी। तो वो वाटर बॉडी जब हम रिवाइवल करने लगे द्वारका में कम्युनिटी के साथ, तब ये काफ़ी चीज़ें समझ में आई। बहुत प्रयास करके कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और हमने इसको अचीव भी किया। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कम्युनिटी का एक ये सक्सेसफुल मॉडल है, क्योंकि इससे सीखा पर ये कोई मॉडल नहीं है।
मॉडल बनाने के लिए वे कंडीशंस क्रिएट करेगी, वो सरकार ही कर सकती है। जैसे इसमें एक बहुत प्राइम चीज़ है अथॉरिटी। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो कोई भी कम्युनिटी काम नहीं करेगी जी। आपके पास नीड होनी चाहिए, तो नीड तो थी, पानी अच्छा चाहिए, ग्राउंड में एक्वीफर हमारे अच्छे हो जाएं, नीड थी, अवेयरनेस भी होगी थी, अथॉरिटी नहीं थी। चौथी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन नहीं बची है। तो ये सेंट्रलाइजेशन जो हिंदुस्तान में हो रहा है पिछले 70-80 साल में, बल्कि अंग्रेज़ों के समय से सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था पूरी गवर्नेंस का, इसके कारण गाँव की ऑर्गेनाइजेशन टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। जो इनका स्पॉन्टेनियस सिस्टम था ऑर्गेनाइज होने का, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। उसको वापस रिवाइव करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब वो नहीं हो, अभी नहीं है, अकेला मैं इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं कहा, वो भी सरकार की सपोर्ट चाहिएगी, तो वो आ नहीं रही है। तो इसलिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी से कुछ करना बहुत ही कठिन काम है। और जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ यूँ समझिए कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के वो एक्सेप्शंस के रूप में कहीं कम्युनिटी अचीवमेंट हो रहा है कि कम्युनिटी ने मिलकर कर दिया। जो रियल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी के द्वारा काम चाहिए, तो स्पॉन्टेनियसली कम्युनिटी खुद आगे आके कुछ कर लेती है, वो हम कहीं नहीं अचीव कर पा रहे। एज एन एक्टिविस्ट संतुष्टि तो काफ़ी है कि जो भी बेड़ा उठाया उसमें अच्छे खासे नतीजे हैं। जैसे अभी मैंने रिच फॉरेस्ट का बताया, यमुना का बताया, वाटर बॉडी भी की है। लेकिन ये एक एक्टिविस्ट के रूप में और भी लोग प्रेरणा लेके करें, अच्छी बात है। और कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग आते भी हैं, ये कहिए कि बर्डिंग एनवायरमेंटलिस्ट, और वे अच्छा काम कर भी रहे हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि सिर्फ एक्टिविस्ट तक ये बात रह जाए तो ये कोई सार्थक नतीजा नहीं आएगा। कहीं ना कहीं सरकार को, समाज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें। समाज खुद नहीं कर सकता, ये भी सरकार की तरफ से पहले होगी। अदरवाइज़ एक्टिविस्ट अकेले इतना कुछ नहीं कर सकते। अगर एक्टिविस्ट कर सकते होते तो देश में इतनी बर्बादी नहीं हो रही थी आज की तारीख में पर्यावरण की। ये उनके बस से बाहर है। वे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दें, परिवार लगा दें, प्राण त्याग दें, उनके बस से बाहर है इतना बड़ा काम करना कि देश का पर्यावरण संभाल लें। मेरा मुख्य संदेश ये है कि आप ये पहचानिए कि एनवायरनमेंट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग नीड। ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है आज की तारीख में, हर मुद्दे से ज़्यादा है। हमने धरती पर आप 51% से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया है। उसका भी हक था जीने का इस धरती पर, और ये एकदम से पिछले 40-50 साल में ये लॉस हुआ है। और इतना लॉस मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है जो यहाँ 40-50 साल में हुआ है। ये समझिए कि हमने किसी की गर्दन एकदम से काट दी है और 51% गर्दन कट चुकी है, तो धरती ब्लीड कर रही है। अब हमें कुछ करना पड़ेगा और इसमें आगे बढ़ के आएँ, सरकार को समझाएं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें। काम तो निकल के करना पड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से सॉल्यूशन इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। सरकार भी कम्युनिटी के प्रेशर में आके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगी। तो उसके लिए कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करें, ग्राम सभा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर उसको हम पूरी तरह समझ के गांव-गांव जाकर लागू करवाएं तो मेरा ये मानना है आप क्रांति ला सकते हैं।